हेलो गाइस, वेलकम टू नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। नाउ लेट्स नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे नेशनलिज्म पूरे फ्रांस से शुरू होता है, पूरे वर्ल्ड यूरोप में फैल जाता है, इस चीज को हम समझेंगे। नाउ फ्रेडरिक सूरो, ये कौन थे? फ्रेडरिक थे। ये कहाँ के थे? इनकी बात अगर करें तो ये फ्रेंच के एक पेंटर हैं। इन्होंने एक पेंटिंग किया, प्रिंट क्या किया, इस फिगर को इन्होंने प्रिंट किया। इसमें आप देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं ना। अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो इसे इन्होंने बताया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यूरोप के तमाम धीरे एक एक कंट्रीज इस पोर्ट्रेट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब इस पूरे फिगर में क्या क्या बताया, अगर आप ऐसे फिगर देख के बताना चाहते हो तो इजीली बता सकते हो। जैसे ये गॉड के सारे सिंबल हैं, इनके अलावा हर एक कंट्री के फ्लैग, लोग पहुंच रहे हैं तो पहले कंट्री को कोई पहुंचा है तो फ्रांस, फ्रेंच पहुंचा है, उसके बाद रसी, ये जर्मनी पहुंच रहा है, उसके बाद इटली पहुंच रहा है। तो ऐसे आप विजुलाइज करके इसके स्टेप्स लिख सकते हैं कि क्या क्या इस पेंटिंग में ड्रॉ किया गया है। ना अगर बात करें क्या क्या है इस पेंटिंग में, तो अगर सेंटेंस आप समझ, जैसे पेंटिंग डिस्क्राइब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जो पेंटिंग है ये डिस्क्राइब कर रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। दूसरा, फीमेल हैविंग टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनके हाथों में एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, एक टॉर्च है जिसको इनलाइटमेंट टॉर्च बोला जा रहा है। इनलाइटमेंट टॉर्च कहने का मतलब है कि वो दिशा दिखा रही है लोगों को कि कैसे अंधकार से लाइट की तरफ जाने का। मतलब इसका मतलब हुआ कि बुराई से अच्छाई की तरफ। जो राजतंत्र होता है, मतलब जो किंग रूल करता है, उससे अच्छा होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो उधर की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ मूव करना। एक हाथ में इन्होंने क्या लिया है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैंस राइट। दूसरे हाथ में चार्टर लिया है मैंस राइट का। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बिकॉज लिबर्टी वाज डिफाइंड एज अ फीमेल फिगर बाई। अब वीमेन को ही क्यों लिया गया? क्योंकि बहुत सारे फ्रेंच आर्टिस्ट क्या करते थे, वीमेन को एज अ लिबर्टी शो करते थे। चौथा, वन कैन सी पीपल विद डिफरेंट फ्लैग। आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे फ्लैग हैं, तो डिफरेंट फ्लैग को। पांचवा पॉइंट कह रहा है ही ऑल्सो पेंटेड क्रिस्ट सन्स एंजल्स हु आर गेजिंग द सीन फ्रॉम द हेवंस, जो हेवन से देख रहे हो, वही बात होगी। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इस फिगर को लेके। फ्रेडरिक जो सोरेन थे, कहाँ से थे? ये फ्रांस के पेंटर थे। ओके, अब देखो, जब ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में, जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना, मतलब नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र आप बोल सकते हो राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति जो लोगों का लगाव था, जो टुवार्ड्स, मूविंग टुवार्ड्स नेशनलिज्म, ये जो फीलिंग था नेशनलिज्म का, इसके तरफ लोगों ने सोचना शुरू किया और इसके तरफ मूव ऑन हुए। तो इट वाज फ्रांस फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे फर्स्ट टाइम कहीं से नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म इन फ्रांस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रांस में तो आया, उसके साथ साथ यूरोप में भी उसका प्रभाव बहुत देखने को पड़ा। अब इसका फ्रेंच, ये रिवॉल्यूशन का एम क्या था? रिवॉल्यूशन का एम था कि पूरे नेशन में, aim was to form a nation where there would be a united community enjoying equal rights under the constitution। एम था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा कंट्री में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट होगा सबके। मतलब एक पीपल के लिए ऐसा नहीं, जैसे फ्रांस का पहले सिस्टम क्या था, सबसे ऊपर कलर्जी थे, उसके नीचे आपके नोबिलिटी थे, उसके नीचे थर्ड स्टेट था जिसपे बिजनेसमैन, ये लेबर क्लास, ये सब कोई आता था। तो इन सिस्टम को हटा के क्या किया गया? एक इक्वल राइट लाया गया कि सब कोई अब क्या है? बराबर है। अब इस जो पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ मेजर्स लिए गए, वो कौन कौन से मेजर्स थे? जैसे पहला है, रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग। जो रॉयल फ्लैग था उसे ट्राई कलर फ्लैग से रिप्लेस किया गया। सेकंड, जो स्टेट जनरल के लोग थे उनको क्या किया गया? एक्टिव सिटीजन द्वारा इलेक्टेड किया जाने लगा। पहले क्या होता था, किंग स्टेट जनरल के मेंबर को नॉमिनेट कर देते थे अपने हिसाब से, जिसको बनाना है बना दिया। लेकिन रिवोल्यूशनरी ने क्या किया कि उसे रिप्लेस किया इलेक्शन से, और जो एक्टिव सिटीजन थे वो वोटिंग करते थे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, न्यू हाइम्स वर कंपोज। नए नए हाइम्स कंपोज किए गए। ओथ वाज टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन नेम ऑफ नेशन। राष्ट्र के प्रति कोई भी अगर किसी का
कोई शहीद हो जाता है तो उसको राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता था ना। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया जो कि पूरे सिटीजन के लिए इक्वल था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो था, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके होम टाउन से दिल्ली कोई सामान आ रहा है तो इसमें भी टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटीज। तो इन सब चीजों को क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया ताकि फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, यूनिफॉर्म वेट का मेजर लिया गया ताकि हर जगह पूरे कंट्री में अगर कोई 1 kg का सामान ले रहा है तो पूरे कंट्री में 1 kg ही उसका मेजर हो। ऐसा नहीं कि कंट्री के साउथ में 1 kg है, कंट्री के नॉर्थ में 400 ग्राम है, 400 ग्राम, ऐसा नहीं, एक यूनिफॉर्म मेजर लिया गया। नाउ फ्रेंच वाज कंसिडर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, फ्रेंच को क्या किया गया, कॉमन लैंग्वेज नेशन का मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज रहेगा तो लोगों में नेशनलिटी की भावना अधिक रहेगी, लोगों में अधिक प्यार बना रहेगा। नाउ अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये स्प्रेड टू वेरियस सिटीज ऑफ यूरोप। अब फ्रांस से यूरोप में कैसे नेशनलिज्म फैला, अगर इसकी बात करते हैं तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसको गाइड कौन करता था, इसको स्प्रेड कौन करता था, तो कुछ क्लब थे, जैसे उसमें एक फेमस क्लब था दैट इज जैकोबियन क्लब। इसको स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने लगे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू वेरियस सिटीज ऑफ यूरोप, students and other members of educated middle class began setting up जैकोबियन क्लब्स। हर एक कंट्री में छोटे छोटे जैकोबियन क्लब बनने लगे। जैकोबियंस वर दोज, अब थे कौन जैकोबियंस, उनकी अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो जैकोबियन क्लब्स वर दोज रिवॉल्यूशनरी हु एम टू एस्टेब्लिश अ रिपब्लिक इन देयर कंट्री बाय एंडिंग किंग रूल्स। मतलब राजतंत्र हटा के अगर कोई ला सकता है किस चीज को, नेशनलिज्म को, तो कौन थे, जैकोबियन क्लब, ऐसा माना जाता था। ओके, क्योंकि फ्रांस में ये चीजें करे थे जैकोबियंस ने। द एक्टिविटीज एंड campaign of this club allowed the French army, अब इनकी एक्टिविटीज और इनके ये जो जो भी campaign करते थे इनके वजह से हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और भी इटली के कुछ पार्ट में फ्रेंच आर्मी मूव ऑन करने लगी 1719 के करीब। अब देखिए जो रूल ऑफ नेपोलियन था, नेपोलियन ने जब रूल करना शुरू किया तो वो पीरियड लगभग 1804 से 1815 तक था। नेपोलियन था कौन, अगर इसके बारे में बात की जाए तो नेपोलियन वाज अ फ्रेंच स्टेट्समैन एंड अ मिलिट्री लीडर हु केम टू पावर इन फ्रांस, जो फ्रांस में पावर में आया। इसने क्या किया, ही लीड मेनी सक्सेसफुल कैंपेन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड वाज एबल टू कन्क्वर वेरियस वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये उसके बारे में, नेपोलियन के बारे में बताया। Now, इसने करा क्या क्या, ही डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। सबसे पहले इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने का मतलब सीधे अनाउंस नहीं कर दिया चलो डेमोक्रेसी खत्म हो गया, धीरे धीरे ऐसे इसने स्टेप्स लिए कि वो उस स्टेप्स का रिजल्ट हुआ कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इसने डेमोक्रेसी को तो खत्म किया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा सिस्टम पार्लियामेंट का, उसको प्रिंसिपल, जो रिवोल्यूशनरी के प्रिंसिपल थे उस पर रखा। मतलब उसी से बिल्कुल वैसा ही रखा ताकि जो रिवोल्यूशनरी का जो प्रिंसिपल था वो लॉजिकल और इफिशिएंट था, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो अच्छा था। सिंपल अगर बात करें तो आज के सिस्टम जैसा था। इसने इंट्रोड्यूस किया था एक सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसमें कुछ सिस्टम इसने चेंज करा, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड, बिल्कुल ना, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया इसने, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को गिवन किया। चौथा पॉइंट, एबॉलिश ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के आधार पर जो भी किसी को प्रिविलेज मिलता था वो सारा बंद कर दिया। सेफडम एंड मनोरियल ड्यूज वर एबॉलिश्ड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया जिसकी वजह से व्यापार जो था, मतलब फ्री ट्रेड, ट्रेड में इंक्रीजमेंट होने लगा। और एक यूनिफॉर्म लॉ लाया, इवेंट को स्टैंडर्ड किया और कुछ मेजर्स लिए, कॉमन नेशनल करेंसी के लिए, मतलब एक ही करेंसी होना चाहिए। ये सब नेपोलियन कोड 1805 का क्या था, कुछ मेजर्स थे। अब इतना अच्छा काम किया लेकिन फिर भी इसके कामों का क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, देखते हैं। देखो शुरू में तो बहुत अच्छा था, वेरी गुड, बहुत अच्छे से स्मूथली सब चीज चला, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो फ्रांस की आर्मी दूसरे कंट्रीज में गए थे, जैसे स्विट्जरलैंड में, ब्रसेल्स में, मेंस में, मिलान में, यहाँ पे गए थे, इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही हॉस्टाइल बिहेवियर, मतलब बहुत ही बुरा बिहेवियर वहां के लोगों के साथ करना शुरू किया, जिसकी वजह से पहला फ्रेंच को नुकसान हुआ। दूसरा, इस सिस्टम के साथ साथ
जो टैक्स था ये बढ़ना शुरू हो गया, और सेंसरशिप को भी नेपोलियन ने बनाना शुरू किया। सेंसरशिप क्या होता है कि प्रेस को कैप्चर कर लेना, मतलब प्रेस कोई भी कुछ प्रिंट छापता है तो आप क्या करोगे, आपके परमिशन के अकॉर्डिंग ही छापेगा, तो ये तो गलत हो गया। खुल के फिर आपका विरोध नहीं कर सकता। नाउ फोर्स्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कॉमन पीपल टू द फ्रेंच आर्मी इन ऑर्डर टू फुलफिल द एम ऑफ। अब एक तो इंक्रीज टैक्सेशन हो गया। नाउ एक और हो गया कि जो लोग थे, जो पीपल थे, उनको जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में बुलाया जाता था, और बुलाने के साथ उनको जबरदस्ती भर्ती किया जाता था, ताकि पूरे यूरोप को तो कन्वेयर करने की सपना देख रखा था नेपोलियन ने। ओके, तो ये चल रहा था पूरा नेपोलियन से पहले। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन आते हैं। 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन हार जाता है वाटरलू की लड़ाई में राजतंत्र द्वारा, और फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है किंगशिप ऑल ओवर फ्रांस हो गया पूरा यूरोप में। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, ये वीडियो फर्स्ट था इस चैप्टर का। 2 3 5 वीडियो के करीब डालूंगा मैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।